नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा राजस्थान की। सरकार का बजट ने अभी बजट पेश किया है। फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने तीसरा बजट पेश किया है, ये भजन लाल सरकार का। लेकिन संभागों की बैठकें बजट के अगले दिन ही करवाई गई। जिलों में भी कई जगह विधायकों के या सीनियर लीडर से करा दिया गया। अब मुख्यमंत्री निवास पर संभागवार बैठकें भी बुलाई गई है। जोधपुर और बीकानेर संभाग से कार्यकर्ता जो प्रमुख हैं उनको, सांसदों को, विधायकों को और सीनियर लीडर्स को बुलाया गया। इस बैठक में कहा तो यह जा रहा है, जो मीडिया में आया है सामने, मुख्यमंत्री निवास की ओर से जो लिख के भेजा गया, उसमें कहा गया है कि कार्यकर्ताओं तक, आम जन तक बजट डबल इंजन की सरकार का लोगों को एहसास होना चाहिए कि उनके हित में बजट कितना कल्याणकारी है। ये आम जन तक पहुंचाएं। ये ऊपर से नीचे तक की बात कही गई है कि संभाग, जिला, तहसील और गांव तक ये बात पहुंचाएं। लेकिन इस पृष्ठभूमि के अगर पीछे जाते हैं तो मैंने एक सीनियर मिनिस्टर से पूछा, तो उनका जवाब था कि 2028 पर फोकस, यानी कि अभी से बीजेपी ने सत्ता पक्ष में है, विपक्ष 28 की तैयारी में हो सकता है, लग रहा हो, नहीं भी लग रहा हो तो उनकी चूक है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस गति के साथ में अपने लक्ष्य को साधने के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछले सालों से यह देखा जा रहा है कि एक बार बीजेपी प्रदेश में, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। अब बीजेपी चाहती है कि 2028 में हम रिपीट हों। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। संभागों की बैठक, बजट एक बहाना है, 2028 पर सीधा निशाना है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, उमेंद्र दादी साहब हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा।
देखिए, ये तो बात सही है कि बीजेपी, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे स्टेट्स में कमान जो लोग देख रहे हो अपनी कमांड के साथ में, कभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। 2014 के बाद से, चुनाव जीतने के बाद से भी आज ये प्रकल्प, आज ये सभा, आज ये संभाग, आज ये वो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी जारी रहती है। अब बजट के बहाने संभागवार बैठकें शुरू हुई हैं और कहा जा रहा है कि 2028 को साधने की एक पहल है ये। तो कुछ बदलाव है पहले से अब में, और बीजेपी निशाना जो चाहती 28 का, उसकी एक यूं कहूं छोटी सी कड़ी शुरू की अभी। देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपने आप को स्थापित करने के लिए बड़ी मुस्तैदी से जुटी हुई है। लेकिन अंता का इलेक्शन मैंने देखा पिछले साल, उस वक्त लगा कि कुछ चीजें बिखरी हुई हैं जिनको जोड़े बगैर आप राजस्थान में अपनी स्थिति वो नहीं बना सकते जो बननी चाहिए। और इन्हीं बातों को देखते हुए बजट का जो सिलसिला बनाया है, किसान का, नौजवान का, जैसा भी इन्होंने जो ये रखा है कि कितना उनके लिए है, वो तो सब ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता को जोड़ने का काम संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर होना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई बात बनेगी नहीं। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री मुखर हुए हैं, ठीक से बोलने लगे हैं, ठीक से संवाद करने लगे हैं। अब ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ कहेगा तभी वो बोलेंगे। अब रिएक्शन होता है तो बड़ा तेजी के साथ में होता है, और मुझे लगता है कि अब भजन लाल जी मेन स्ट्रीम में आ गए। कि मेन स्ट्रीम में मुझे अंत तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब लगता है कि मेन स्ट्रीम में आ गए और अपने हिसाब से, उनके हिसाब में केंद्र का निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट होता। डबल इंजन की सरकार जब बोलते हैं तो पता लग जाता कि साहब केंद्र की तरफ से जो इशारे होंगे उसके मुताबिक चलेगा। और आपने कहा ही लक्ष्य 28 है, मतलब अभी 27 के बारे में बात नहीं, 28 सिर्फ 28 ही लक्ष्य है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि लोगों की नाराजगियां दूर हों और वसुंधरा जी जैसी लीडर बीच में आती हैं, और घनश्याम तिवारी अगर आते हैं, और इधर मारवाड़ से राजेंद्र गहलोत अगर जुड़ते हैं, तो मजबूती के साथ में संगठन खड़ा होगा। और संघ का जो साथ मिलता है वो तो है ही। और फिर उसके बाद में भजन लाल जी को जो ये समझ रहे थे कि वो कहाँ से निकल के आ गया, और हो गया कि भजन लाल जी जहाँ से निकल के आए हैं वो बड़ी अर्थपूर्ण जगह है, और वहां से कोई आदमी वापस जाता नहीं है, ऊपर ही चढ़ता है, नीचे उतरने का कोई सिलसिला नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं राजू जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बजट को जनता तक लेके जाएं, मुझे लगता है कि सीधे मुख्यमंत्री रेजिडेंस के बुलावे पर संभाग की बैठकों में आपको लगता है कि वसुंधरा राजे सीधे जाएंगी, या दूसरे कुछ सीनियर लीडर्स जिनको मैंने देखा उसमें? इसके पीछे की एक रणनीति आपको लगता है ये हो सकती है कि आम कार्यकर्ता तक ये मैसेज जाना चाहिए कि सब लोग एक और एकजुट हैं, पूरी पार्टी एकजुट है, और अब बस बजट तक नीचे लेके जाए। बजट अगर जनता तक जाएगा, केंद्र और राज्य का, वह भी एक बीजेपी की एक्सरसाइज है ताकि जनता से जुड़ाव हो सके, और उसके बाद इसे धरातल पे उतार करके जनता से कहा जा सके कि आपके लिए कल्याणकारी काम का जो आगाज है वो डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। तो एक बहाना है ये, क्योंकि वसुंधरा को भी वहां उपस्थित होना, बुलाना, अर्जुन मेघवाला रहे, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी, मदन राठौड़, सारे लोग हैं। तो एक मैसेज कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता में, प्रदेश में एक मैसेज सीधा जाए कि सब लोग एकजुट है और बजट के साथ साथ 28 का एक रनवे तैयार कर रहे हैं। देखिए युगन जी, आपने सही कहा कि बजट को लेकर संवाद करना तो एक बहाना है, असली निशाना वो है। अभी ओम जी ने जिस तरीके से कहा कि वो अंता उपचुनाव को लेकर एक भाजपा पूरी तरह से हिली हुई है, केंद्रीय नेतृत्व भी, कि आरोप भी जो लगाया, जो वहां के प्रत्याशी थे उन्होंने किन किन लोगों पे, जो पार्टी के प्रमुख पदों पे आज मौजूदा दौर में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष सबसे प्रमुख माने जा सकते हैं, और उस संभाग की या उस पार्टी में जो अंदरूनी है, और लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गुटबाजी के चलते शायद ऐसा माना जाता है कि वो चुनाव हारे। प्रत्याशी जो रहे उन्होंने जो पत्र लिखा पार्टी को, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी इशारे पे लिखा होगा। मतलब इतना तो वो हिम्मत नहीं कर सकते थे कि उतने बड़े नेताओं को, वहां के लोग, स्थानीय मंत्री जो हीरालाल नागर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं,
पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं तमाम तरीके के, उन सब के खिलाफ उन्होंने आरोप लगा दिए कि इन्होंने मुझे हरवाने की कोशिश की। तो दूसरे गुट ने माना कि शायद ये जो वहां के प्रमुख नेता हैं उनके इशारे पे ये शायद पत्र लिखा गया है। उसके बाद क्या वो अनुशासन वो एक पार्टी संगठन का अलग मामला है। तो लेकिन उन चीजों को देखते हुए सब चीजें पार्टी आलाकमान तक गई। तो पार्टी आलाकमान से कहीं से निर्देश आए होंगे वसुंधरा जी के पास भी कि नहीं आपको बैठकों में शामिल होना है। आपने जो नाम लिए अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी और ये वसुंधरा राजे, ये सब पूर्व अध्यक्ष भी है पार्टी के, और वसुंधरा जी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। प्रतिपक्ष के पूर्व नेता राजेंद्र राठौड़ भी वहां मंच पर थे। तो इस तरीके के ये तमाम नेताओं को बैठाया गया। ये भी संदेश है कि देखो सब पार्टी पूरी एकजुटी है। तो ऊपर से इन सब के बाद निर्देश आए होंगे कि आपको बैठकों में जाना है। तो पार्टी का अनुशासन भी है होता है। तो उस नाते ये सब आए। वहां संभाग के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी वहां जनप्रतिनिधि आए उन सब तक एक मैसेज गया कि नहीं पार्टी के तमाम बड़े नेता एकजुट हैं और एक मंच पर है। तो उस नाते भी ये अब पार्टी को जो खबरें या पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक जो जानकारी जारी होगी उसके मद्देनजर उसने अभी से तैयारियां शुरू करवाई हैं कि ये है कि आप बजट को लेके कीजिए। पिछले दिनों बहुत घटनाक्रम भी हुए सरकार के स्तर पर, मतलब प्रशासनिक स्तर पर आप देखें कि चीफ सेक्रेटरी का बदल जाना, मुख्यमंत्री के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं जो पूरा प्रशासन को संभाल रहे थे उनको हटाया जाना। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम यदि हम पिछले घटनाक्रमों से जोड़कर देखें कि ये कवायद इस तरीके से चल रही है कि पार्टी अगले चुनाव तक अपने आप को एकजुट और मजबूत कैसे सामने रखे। क्योंकि कई मुद्दों पे सरकार को लेकर पार्टी के भीतर भी जो अभी विधानसभा भी चल रही है, आप और सब देख रहे हैं, कुछ विधायक दबी जबान या मतलब सीधे तौर पर तो अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते कि पार्टी का मतलब अनुशासन होता है, लेकिन कहीं दबी जबान से या अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने सरकार के कामकाज को लेकर तो साथ तो रहे हैं, ये आप और हम सब देख रहे हैं। तो इसी बीच में ये संभाग बैठकों को बुलाना, ये दौर करना, तो ये सब उसी कसरत की एक कड़ी मानी जा सकती है। और आने वाले 2 महीने बाद सरकार का आधा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो समीक्षाएं तो हर स्तर पर पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व और अलग अलग जनप्रतिनिधियों के स्तर पर होगी जी योगेश जी बिल्कुल। देखिए बीजेपी अभी इस बार चाहती है कि राजस्थान में एक जो मिथक बन चुका है कि एक बार वो एक बार ये एक बार वो एक बार ये कोशिश हर पार्टी करती है। कांग्रेस भी पहले से काफी आक्रामक कहा जा सकता है, ऐसे ढीली कांग्रेस नहीं है कि चलिए आराम से बैठे। इनके भी संभागवार बैठ के नरेगा को लेकर के भौचाई बैठ के कई चीजें बैठे हैं। तो राजीव जी यहाँ आपको लगता है कि पहले जैसे कांग्रेस भी नहीं है, रिजल्ट जो भी होगा लेकिन कांग्रेस भी एक्टिव है, इनके नेताओं के आना जाना बैठ के अलग अलग जगह पे मूवमेंट। कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है। आप देखिए पिछले दिनों उन्होंने अपने सारे जिलाध्यक्ष नए बना दिए, किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। पार्टी मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पे तो है। जो जिलाध्यक्ष बने उनके स्वागत समारोह हो रहे हैं या अभिनंदन जो हो रहे हैं, उनके बहाने वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही है। तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी सक्रियता तो बनाए हुए है फील्ड में। वो मतलब किस तरीके के उन्होंने पूरा एक अपना ढांचा बदल दिया जिला स्तर पे, नए अध्यक्षों को लाके, नए चेहरे लाके। तो पार्टी में कहीं ना कहीं उनमें भी एक उनके आला कमान को भी सूचना थी कि अब पुराने उन चेहरों से काम नहीं चल सकता। तो कुछ ना कुछ बदलाव, एक नयापन, बदलाव अपने आप में नयापन लाता है। नयापन लाता है तो कुछ जोश भी होता है और कुछ निराशा होती है। निराशा भी तो बहुत कम हो जाती है, जोश ज्यादा मतलब मायने रखता है जोगन जी इसमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो चलिए मैं उमेंद्र दादिश साहब हैं हमारे साथ में, उनका रुख करना चाहूंगा। सर आपको क्या लगता है कि ये बैठकों का जो दौर है, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा सत्र के दरमियान और कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचे, ऊपर से नेताओं से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचे, एक पूरी चैन तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो जैसे अभी ओम जी ने एक हिंट कहा, उसके बाद में राजीव जी ने उसे आगे बढ़ा है कि देखिए अंतर चुनाव को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और पार्टी भी हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी चाहती है कि कोई भी कमजोर कड़ी है उसे दुरुस्त किया जाए, कितनी होगी नहीं होगी। तो बजट एक बहाना, 28 निशाना मानू इसे मैं। देखिए योगेन जी, इन बातों से एक संदेश तो जाता है कि सत्ता संगठन में सामंजस्य। यदि सत्ता संगठन में सामंजस्य तो अच्छी बात है, क्योंकि बैठकें लेना, संभाग वही बैठक ले रहे हैं ये कहते हैं, तो इसका मतलब है कि सत्ता संगठन का बहुत बड़ा सहयोग है आपस में। पहले क्या है, जब भी सरकारें किसी की बनी, हमेशा होता है सत्ता संगठन में मतभेद है,
तो कुल मिला के ये कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की गई है कि सत्ता संगठन एक है। हमेशा क्या है, चाहे वसुंधरा जी के समय में देखा है, अन्य लोगों के समय में देखा है, अशोक गहलोत जी के समय में देखा, सत्ता ही अलग चलती थी, संगठन अलग चलता था और कार्यकर्ता बीच में पिस जाता था। तो मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने जो बैठक की है, सत्ता संगठन का एक सिक्के के दो पहलू का उदाहरण देने की इन्होंने कोशिश की है और अच्छी बात है, इससे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है। अब देखिए कुछ समय बाद राजनीतिक नियुक्तियां जो कुछ शेष बची है वो भी होनी है, तो जो कार्यकर्ताओं का एक्टिव मोड में लाएंगे। अब बात हो रही है 2028 के चुनाव की, यहाँ तो कभी कभी 2028 नहीं 2047 से 42 की भी बातें होती है, यानी लंबा विजन लेके बातें होती है। तो मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति सरकार में है वो अपनी छवि कैसे अच्छी बने इसके लिए प्रयास करता है और प्रयास करना भी चाहिए, और यदि कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि भजन लाल जी की इसको कुशल क्षमता मानूंगा कि कुशल नेतृत्व मानूंगा कि उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं, यानी हमेशा एक ही शिकायत होती है कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, किसको कहें हमारी पार्टी की सरकार है। वो मैं मानता हूं कि मैं भी कार्यालयों में जाता हूं, मैं भी राजस्थान में घूमता हूं, मैंने शायद अभी तक ऐसे शब्द कम ही सुने हैं जैसा कि पहले सुनता आया था। इसके अलावा देखिए बजट है, बजट के बारे में चर्चा होना और बजट में कोई कमियां हैं तो उनको कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी को कोई चीज दें तो बजट में दें। बजट के बाद भी कभी सरकार है, कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े घोषणाएं की जाती है, बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तो जहां जो चीज बच जाती है उसको बजट के बाद में भी दिया जा सकता है। कभी कभी लगता है कि बजट आ गया तो इतनी श्री हो गई सरकार की, अब तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज ऐसी है जो बजट के बाद में मिलती है, मिलने की संभावना होती है। तो कार्यकर्ता यदि एक्टिव होता है तो मानता हूं कि सरकार पे भी दबाव बनता है। सरकार देखो बिना कार्यकर्ताओं की कोई होगा नहीं, यानी कुल मिला के बात यह है योगेंद्र जी कि सरकार ने एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, संगठन ने भी एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है, और इसको मैं मानता हूं कि इससे कार्यकर्ताओं में जो असंतोष होता है ना, जो चुनाव हराता जिताता कार्यकर्ता है। यदि कार्यकर्ता यदि निराश है, हताश है, उसके मन में ये भाव आ गया कि हमारी सरकार होती है, हमारी कोई सुनता नहीं है, तो चाहे कोई भी किसी भी सिंह साहब को आप मुख्यमंत्री बना दो, किसी भी सिंह साहब को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दो, सरकार का लूटना असंभव हो जाता है। यदि जो लाठी बूथ में कार्यकर्ता खाता है, वोट कार्यकर्ता डलवाता है, इसलिए उनका मान सम्मान होना चाहिए। और मैं मानता हूं, मैं देख रहा हूं कि शायद इन्होंने कुछ इस दिशा में प्रयास किया है, जो एक सराहनीय कदम है और करना चाहिए। इसके अलावा बात आती है कि बजट में कुछ कमियां, देखो कोई भी सरकार लिया है, विपक्ष भी यदि बजट में संतुष्ट हो गया तो विपक्ष क्या हुआ, यानी बजट में कमियां निकालना विपक्षी दल का काम होता है, निकालना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए कि आप बजट में कमियां निकाल, लेकिन साथ साथ में सुझाव भी ये देने चाहिए कि इसमें ये नहीं है, आपको ये भी चीज करना चाहिए ताकि उनका सुधार हो सके। खाली हम कह रहे हैं वन साइडेड काम नहीं चलता कि आप तो बेकार हो, इससे काम नहीं चलेगा। भाई आपने ये इसमें होना चाहिए, आपने काम बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, राजस्थान की जनता के हित में होनी चाहिए। मैंने देखा है कि इस बजट में कुल मिला के चिकित्सा के लिए समर्पित बजट बनाने की कोशिश की है, ऐसी योजना बनाई है जो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में सरकार को एक लाभ मिलने की मुझे संभावना लगती है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है शिक्षा, सबसे उसके बाद जो है चिकित्सा और उसके बाद सड़क, तो तीनों चीजों पे यदि काम होता है तो मैं मानता हूं कि सरकार का काम दिखता है। आप यदि मानिए नौकरियां दे दीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी निकालिए, उसका प्रभाव कम लोगों में जाता है, लेकिन जो चीजें होती है सड़क बनाना, चिकित्सा की करना, हॉस्टल खोलना, इसका संदेश आम जन में जाता है। तो काम सरकार को वो करने पड़ते हैं जो एक उनको आने वाले चुनाव में लाभ दिला सके। तो मैं मानता हूं कि भजन लाल जी भले ही उन्होंने संगठन में काम किया था, पहले मुख्यमंत्री भी पहली बार बने, विधायक भी पहली बार बने, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को साधने की कोशिश की है, जिस प्रकार से लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश की है, जिस प्रकार से राजस्थान के विकास को समझने की कोशिश की है, स्वागत योग्य, क्योंकि एक कार्यकर्ता इन बातों को समझ सकता है। उन्होंने संगठन महामंत्री उपाध्यक्ष रहते हुए जिस प्रकार से गांव-गांव का दौरा किया, गांव-गांव की समस्याओं को समझा, मैं मानता हूं उसका लाभ इस सरकार को मिल रहा है और अच्छी बात है, इसका स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। जी ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक मैसेज ये भी है इस तरह की बैठकों के माध्यम से कि जैसे कहा जा रहा था कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, कुछ भाजपा के अंदर खाने में भी कुछ जो भजन लाल से सहमत नहीं है या अचानक बैठाया गया इनको, तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल थे। एक मैसेज आलाकमान की तरफ से कि लीडरशिप तो भजन लाल और मदन राठौड़ की रहेगी, सरकार का नेतृत्व भजन लाल कर रहे हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में आपको करना होगा। ये भी इन बैठकों का एक वो हो सकता है कि लीडरशिप तो अभी भजन लाल जो है मुख्यमंत्री, उन्हीं के नेतृत्व में करना है, किसी को भी कोई गलतफहमी में तो उसे दूर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
मतलब इस तरह का ख्याल लोगों का बना हुआ था, लेकिन वो तो धीरे धीरे कालांतर में नष्ट हो गया। लेकिन एक आरोप बड़ा गंभीर लगातार चला आ रहा था, जिससे भजनलाल जी ने मुक्ति के लेने का प्रयास किया, और वो ये कि नौकरशाहों के हाथ में कमान, क्योंकि हमारे जो निर्वाचित विधायक या निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास में अपना कोई विजन ऐसा नहीं है जिससे कि वो अपने इलाके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चीजों को दिखा सके, कर सके। और उसकी शिकायत अगर नहीं होता है तो उसकी शिकायत संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री कर सके। ये चैनल के अंदर, इस चैनल में नौकरशाह बैठे हुए थे, उनको हटा करके जिस तरीके से निर्वाचित लोगों को हैसियत मिली है, यानी अमरदेव जी की जुबान में बोले तो जो कार्यकर्ता है उसको जो हैसियत मिली है वो एक प्रभाव पैदा करेगी और उससे विवाह पैदा होगा। और दूसरा ये तो अब छोड़ दिया लोगों ने उस तरीके से ख्याल करना कि साहब हम स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य दिखाए हैं, बहुत प्रभावी रूप से दिखाए हैं। तो सारे नेता जो आज राजस्थान में सक्रिय हैं या नाराज थे लेकिन अब सक्रिय हैं, तो ये बात समझ चुके हैं कि अलग से कुछ करने का सिलसिला नहीं है। एक ही तरीके से जो बात दिल्ली तय कर रही है, जो बात देश तय कर रहा है, पार्टी वहां से तय कर रही है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है और उसी की छाया में मतलब राजस्थान को आगे बढ़ना है। वो भजनलाल जी उसको बहुत अधिक है और इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जहां तक राजनीति की बात है, वो एक सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर इसका क्रिटिकली आप मूल्यांकन करें तो चीजें बहुत सारी है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको लोगों को बांध करके उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और वो हर विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, हर जिले में बिल्कुल वैसे के वैसे प्रभावी हो। इसका मतलब आपको तय कर लेना चाहिए। अगर आप 43 तक की बात करते हैं या 28 तक की बात करते हैं, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। कांग्रेस इस मामले में बहुत फुर्ती के साथ में आगे बढ़ रही है, पर क्योंकि राज में नहीं है इसलिए आलोचना पूरा उनको मिला हुआ है। हर बात की आलोचना कर दीजिए और लोगों को समझा दीजिए तो वो असरदार होता है। वैसे में भजनलाल जी के लिए, उनके के लिए बहुत मजबूत होकर के और लोगों के बीच में जाने का जो सिलसिला बना, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक मैसेज इसके जरिए ये भी है कि ऊपर से कुछ भी कह दे, जो खेमेबाजी, इससे खारिज नहीं किया जा सकता, चाहे सरकार हो या फिर आपके संगठन में हो। खेमेबाजी है, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों नए हैं, तो ऊपर से आला कमान का एक निर्देश साफ है कि मैसेज नीचे तक की लीडरशिप सरकार में भजनलाल की और इधर मदन लाल की, दोनों ही हैं और आपको इन्हीं के नेतृत्व में काम करना है। तो इन संभाग के देखिए नेताओं को मैसेज जाता है जब भी सारे जुटे, ये मैसेज नीचे कार्यकर्ता तक जाता है कि जो भी तुम्हें कोई गुमराह कर रहा है वो गलत ख्याल है। लीडरशिप तो यही रहेगी, पार्टी आला कमान को मंजूर है, प्रदेश ऐसे ही चलेगा इन्हीं के नेतृत्व में। तो एक मैसेज नीचे तक भी है ये। हाँ, मैसेज तो है ही योगेंद्र जी, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पार्टी का जो आला कमान है वो इतना मजबूत है, या जो उसके जो फैसले होते हैं उसका कोई विरोध तो कर ही नहीं सकता। अब आप देखिए, चाहे भजनलाल जी नए हों या मदन राठौड़ जी उस संगठन के रूप में नए हों, उन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिल्कुल एक नए व्यक्ति को बना दिया। तो पार्टी का तो एक जो ऊपर का जो मजबूती है वो अभी कांग्रेस में मजबूती उस तरीके की नहीं दिखती। पहले गांधी परिवार एक छत्र होता था तो कांग्रेस नीचे तक मजबूत दिखती थी, लेकिन वही स्थिति अब भाजपा में है। ऊपर आप देख लीजिए, जो ऊपर से फैसला होता है उसका कोई विरोध कर सकता है क्या? मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते, चाहे यहाँ के बड़े से बड़े नेता हो, चाहे नीचे स्तर पे खेमेबंदी हो या कुछ भी हो, कोई वो सीधे तौर पे तो कहीं विरोध नहीं कर सकते। वो दूसरे और नेताओं से कुछ चिट्ठी लिखाना, पत्र लिखाना, आरोप लगवा देना। ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं, अक्सर जैसे पार्टी इस तरह की जो बैठके होते हैं, कई लोग नदारद होते हैं उसमें, कई को कहा जाता है कि सब तो टूर पे हैं, किसी का सर दर्द होने लग जाता है, कोई कहीं हो जाता है, लेकिन अब सबकी तबीयत भी ठीक है और सारे लोग पहुंच भी गए। हाँ, सारे लोग पहुंच भी गए। अब मतलब अब आप देखिए कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा है, राजस्थान अजमेर आ रहे हैं, तो उस याद से भी ये संभाग बैठ के मतलब एक मोटिवेशन की भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमको उनकी जो सभा होगी या उसमें कितना सफल करना है, क्या मैसेज देना है। ये पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में है या संभाग अपन अपने हिसाब से संभाग वाइज चले। पहले किसी और इलाके में प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी कहीं और आए, अब प्रधानमंत्री अजमेर आ रहे हैं। अब आप देखना आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनके दौरे भी तय होंगे, वो भी राजस्थान आएंगे।
तो पार्टी की जो मशीनरी है, वो जो निचले लेवल का कार्यकर्ता है, उसको तो बड़ा एक्टिव रखा जाएगा कि आज में बड़े इस नेता का स्वागत सभा है या फलाने की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब आगमन होगा राजस्थान तो ऐसा भव्य आयोजन किया जाएगा। मतलब उससे भी एक बड़े नेता के आने से या पार्टी के बड़े पदाधिकारी के आने से एक ये कह सकते हैं कि एक उत्साह बढ़ता है कार्यकर्ता का, एक छोटे कार्यकर्ता का, चाहे वो नारे लगा रहा है या क्या कर रहा है, वो पार्टी के हित के ही नारे लगा रहा है। लेकिन जो हर स्थिति में आप जो केंद्रीय नेतृत्व जो मजबूत है, वो उसी का सारा असर है कि पूरी पार्टी को एकजुट दिखना पड़ रहा है। अब मतलब एकजुट दिखना पड़ रहा है, मेरे आप शब्दों पे जाए तो मतलब वो चीज है, वो उसके ऊपर वो ही डंडा एक काम कर रहा है। जी योगेंद्र जी बिल्कुल, और देखिए काम करते हैं तो नतीजे भी आते हैं। मैं वापस एक बार उमेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा, 1 मिनट है सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मैं तो फिर कहूंगा कि बजट एक बहाना है, 28 निशाना है। तो क्या मैसेज इस मीटिंग का, केवल बजट के लिए ही सबको संभाग के नेताओं को बुलाया जा रहा है? बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, क्या बात है। ये है यानी क्या है कि जो संगठन की एकता दिखाने की कोशिश होती भी है, करनी भी चाहिए। लोगों में संदेश जाना चाहिए कि कोई बहाना कोई भी, चाहे बजट का हो, चाहे कैबिनेट मीटिंग का हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति की बैठक का हो, महज मैसेज ये जाना चाहिए हम सब एक हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। यानी देखिए कोई ना कोई तो बहाना लेना ही पड़ेगा। सरकार यदि कोई मैसेज देगी, संगठन कोई मैसेज देगा, तो इसके लिए योजना भी बनानी पड़ेगी, कोई आपको बैठक भी करनी पड़ेगी, कोई संदेश भी देना पड़ेगा। जैसा भी मेरे दोनों वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि सरकार ने एक अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की और बढ़िया काबिल तारीफ। ऐसे यदि एकजुटता विपक्षी दल भी दिखाते, कांग्रेस में भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत अच्छी एकता दिखाते, तो लगता है कि एक विपक्ष का भी जाता कि भाई विपक्ष भी मजबूत है, इनसे लड़ो मत, सरकार को भी एक डर लगता। लेकिन जब विपक्ष में फूट होती है तो सरकार अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसका मैं एक बार राजीव जी, ये बात तो तय है कि कांग्रेस में फूट है, लेकिन उमेंद्र जी की बात पे अगर यकीन करूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष भूमिका में ही नहीं है अभी। नहीं मतलब योगेंद्र जी, अपनी चर्चा का विषय तो भाजपा की खानापुर की हो रही, खानापुर की क्या हो रहा है, खानापुर की रसमलाई की बाहर हो गए। अब उसकी बात चिंता करें, बात उसकी हो रही है। जी चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, संभागवार बैठकें शुरू की हैं बीजेपी ने, और प्रधानमंत्री का दौरा भी है। मुझे लगता है उससे पहले सारे संभाग को फ्री किया जाएगा, और ये काफी महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही हैं, क्योंकि मैं तो चलते चलते भी कहूंगा कि बजट को जनता तक ले जाइए, ये मैच एक बहाना है, लेकिन 28 पर निशाना है, और उसको साधते हुए पार्टी ये बैठकें बुला रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।